A very warm welcome to all the students of class 12 biology. मैं शिवानी from St. Xavier's High School सीधा परवड़े. Students, in the last video we were discussing incomplete dominance, and today I will explain you the example which is given in the NCERT about incomplete dominance. Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. Now there are two copies of this gene, the two allelic forms. यानी यहाँ पे हम लोग एक जीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है अपने पास, जिससे एक पर्टिकुलर एंजाइम बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है. अब इस जीन की दो कॉपीज होंगी, जैसे हम लोग जानते हैं एक जीन मदर का होगा, एक जीन फादर वाला. ये क्या होंगे, इसके दो एलिलिक फॉर्म्स होंगे. Let us assume, as is more common, that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate S. तो हम लोग ने अभी तक ये देखा था कि इससे पहले भी मैंने बताया था कि नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करेगी. फंक्शन क्या है, वो बिल्कुल नॉर्मल है. तो एंजाइम क्या है, एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये एक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है. ठीक है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है. Theoretically, the modified allele could be responsible for production of. तो नॉर्मल एंजाइम का काम क्या है, ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करना जिससे कि एक एस नाम का जो सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए. तो ये जो अनमॉडिफाइड एलील है, यानी एक नॉर्मल एलील है और एक म्यूटेटेड एलील है. ठीक है, तो म्यूटेटेड एलील या तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है या फिर कम एफिशिएंसी वाला एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है. एक नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर देगी, यानी एज एंजाइम तो प्रोड्यूस करेगी लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, या फिर कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगी. ठीक है, ये तीन कंडीशन हो सकते हैं. इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस. तो पहला केस क्या है, पहला केस है नॉर्मल एंजाइम का. तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होगा यानी सबस्ट्रेट एस जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा. तो पहले केस में अगर जो अनमॉडिफाइड एलील है वो क्या है, मॉडिफाइड एलील की तरह ही, अनमॉडिफाइड एलील का तो फंक्शन ही यही है कि वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा. जो मॉडिफाइड एलील है वो भी अनमॉडिफाइड एलील की तरह ही वर्क करे, यानी जो म्यूटेटेड एलील है वो भी नॉर्मल एलील की तरह ही वर्क करे और वो क्या करे, वो ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करे जिससे कि सबस्ट्रेट एस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है. सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन. तो यहाँ पे ये जो पेयर है जहाँ पे क्या है कि मॉडिफाइड एलील भी मॉडिफाइड एलील ही भी वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जो कि अनमॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस कर रहा है. But if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. यानी कि एक जो अलील है वो तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन दूसरा जो अलील है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या फिर बिल्कुल ही कोई एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका फिनोटाइप पे असर पड़ सकता है. The phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो फिनोटाइप है वो जो मॉडिफाइड एलील है उसके ही फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो. ठीक है, द अनमॉडिफाइड एलील फंक्शनिंग एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रेसेसिव एलील. ठीक है, यानी कि जो मॉडिफाइड एलील है वो क्या है, वो रेसेसिव है और अनमॉडिफाइड क्या है, डोमिनेंट वाला एलील है. ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल फिनोटाइप है. हेंस इन द एग्जांपल अबव द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस. तो जहां पे भी हमें रेसेसिव ट्रेट दिखता है वो किसकी वजह से है, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम के प्रोडक्शन की वजह से या फिर कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ है. ठीक है, ये जो लाइन है ये लिखा है द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, यानी नॉर्मल एलील के ऊपर ही इसका जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करेगा. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कोडोमिनेंस पे. टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 resembled either of the two parents dominance or was in between incomplete dominance.
बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ा, जहां पे क्या था, F1 में सारे के सारे पेरेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, डोमिनेंट वाले को। फिर हमने दूसरा केस पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जहां पे भी क्या था कि वो इन बिटवीन वाला कैरेक्टर शो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसका केस होगा कि F1 वाले जनरेशन में ही वो दोनों ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा है, किसी एक पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा है, न फिर कि इन बिटवीन के कैरेक्टर शो कर रहा है। अ गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। तो कोडोमिनेंस को समझने का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, और जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं वो क्या है, A, B and O. ABO blood groups are controlled by the gene I. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. तो ABO blood group जो हमारे अंदर होता है उसका जीन क्या है, I, ठीक है। और RBC का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास ऐसे शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो कि इस जीन के कंट्रोल में है, ठीक है, जीन के जो शुगर प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि कोडोमिनेंस क्या है, व्हेन बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली। यानी कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, दोनों के दोनों जीन ही ये कह रहे हैं कि अगर तुम प्रोड्यूस होगे तो मैं भी प्रोड्यूस होके रहूंगा। तो केस 1 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये ह्यूमन क्रोमोसोम है, तो इस पर्सन का के दोनों ही क्रोमोसोम पे ये जो ब्लड ग्रुप का जो ये जीन है ये IA है, IA। तो जाहिर सी बात है इसकी RBC के पास कौन सा एंटीजन होगा, A एंटीजन, और इस बंदे का, इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, A। दूसरे केस में देखते हैं इस ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम पे जो जीन है ह्यूमन ब्लड ग्रुप का वो क्या है, IB इधर भी है, IB इधर भी है। तो इसके RBC पे कौन सा एंटीजन होगा, B का। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B। यहां बात करते हैं तीसरे केस की। इस ह्यूमन बीइंग के साथ क्या है, एक क्रोमोसोम पे IA है, एक पे B है। तो नॉर्मल तो ये होना चाहिए कि कोई जो डोमिनेंट वाला है वही अपने आप को एक्सप्रेस करे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ये जीन डोमिनेंट है और दोनों के ही दोनों अपने आप को पूरा का पूरा एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो इस वाले एंटीजन RBC के पास A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी, और इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लिया है कोडोमिनेंस समझने के लिए। केस 1 में क्या है, क्रोमोसोम के पास जीन किसके लिए, A एंटीजन के लिए, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसी तरह B वाले के पास B एंटीजन है, ब्लड ग्रुप B, और 3 वाले के पास क्या है, दोनों एंटीजन है, ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB। इससे हम लोग एक चीज और समझेंगे, एक और कॉन्सेप्ट ह्यूमन ब्लड ग्रुप से, कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जो एग्जाम्पल है ये सिर्फ कोडोमिनेंस का ही नहीं, यानी कि जो AB ब्लड ग्रुप है ये सिर्फ कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल नहीं है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल एक और चीज में समझ सकते हैं, वो है मल्टीपल एलिलिज्म। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वहां पे सिर्फ 2 ही एलील नहीं होते हैं, वहां पे अगर टुगेदर देखा जाए तो मोर देन 2 एलील्स होते हैं। ओवरऑल कितना एलील होता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, 3। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक ये इंडिविजुअल है जिसका एक क्रोमोसोम पे जो जीन है वो है IA, और दूसरे क्रोमोसोम पे जो जीन है वो क्या है, I और स्मॉल I। तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं। ये क्रोमोसोम पे भी I और स्मॉल I है, ये क्रोमोसोम पे भी I और स्मॉल I है। इसके RBC पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम पे क्या है, रेसेसिव जीन। तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O। In this case where the chromosome contain recessive II gene, the blood group of the person will be O and there will be no antigen on the surface of RBC। ब्लड ग्रुप हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। O के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। In the population we observe 3 types of alleles but every individual has 2 alleles।
तो यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है कि अगर आप किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, यानी कि जैसे ये एक इंडिविजुअल है तो इसके पास 2 ही एलील है, कहीं तीसरा एलील नहीं है, 2 ही एलील है। लेकिन अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो IA एक एलील है, IB एक एलील होगा और II एक एलील है। यानी कि हो सकता है कि किसी के अंदर IA हो, किसी के अंदर IB हो, या किसी के अंदर II भी हो सकता है, लेकिन तीनों में से कोई 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो किसी के अंदर IA होगा, या फिर IB होगा, या फिर II होगा। ठीक है, कोई कभी भी 3 तरह के एलील किसी भी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या कहता है? मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन इन अ पॉपुलेशन बट नॉट इन द इंडिविजुअल। यानी कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2 एलील से ज़्यादा हैं, लेकिन इंडिविजुअल की बात करें तो क्या है, सिर्फ 2 एलील हैं। जैसे यहाँ पे दिखा दिया IA II, IB II और II। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A B और O। मल्टीपल एलील्स एंड रेसेसिव एलील्स आर फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन। यानी कि जो भी मल्टीपल एलील्स होते हैं, 2 से ज़्यादा एलील है, या फिर कोई भी रेसेसिव एलील है, ये हमेशा म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज सडन चेंजेस इन द DNA ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जब DNA चेंज हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। तो यहाँ से अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द जीन कैपिटल I has 3 alleles, IA, IB and small I. The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar while allele I does not produce any sugar. ठीक है, यानी A और B जो एलील है वो अलग तरह का शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जो एलील स्मॉल I है ये किसी भी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। Because humans are diploid organism, each person possesses any 2 of the 3 I genes alleles. ठीक है, ह्यूमंस क्या है, डिप्लॉइड्स हैं, तो डिप्लॉइड्स के अंदर किसी भी जीन की 2 कॉपी ही प्रेजेंट हो सकती है। IA and IB are completely dominant over small I. In other words, when IA and small I are present, only IA expresses because small I does not produce any sugar. तो अगर ये देखा जाए कि अगर IA और स्मॉल I वाला जीन प्रेजेंट है तो हमेशा जो डोमिनेंट वाला है वही एक्सप्रेस, यानी इन दोनों केस में क्या होगा, A, इन दोनों केस में B। ये तो दोनों ही रिसेसिव हैं तो केस क्या है, अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि स्मॉल I वाला जीन कोई भी शुगर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है, IA और II में प्रेजेंट रहेगा या IB II प्रेजेंट रहेगा तो IA या IB ही अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। बट व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। यानी कि ये जो पहला केस हमने देखा था जहाँ पे IA भी प्रेजेंट और IB भी, तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही अपना शुगर प्रोड्यूस करेंगे। Since there are 3 different alleles, there are 6 different combination of these 3 alleles that are possible, and therefore a total of 6 different genotypes of the human ABO blood types. ठीक है, 3 different allele है, 3 different allele से 6 different combination बनेंगे इन 3 alleles की वजह से। ठीक है, तो 6 जीनोटाइप्स बनते हैं किसके, ह्यूमन के ABO ब्लड ग्रुप के। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है, IA ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A, IA IB ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB, IAI ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, IB A ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा फिर से, AB, IB ब्लड ग्रुप क्या होगा, B, IB स्मॉल I ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B, II ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। Do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles? Here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles governing the same character. ठीक है, ये समझ में आ गया। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. यानी कि हर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो सिर्फ 2 एलील मिलेंगे, लेकिन अगर पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे
तो जरूरी नहीं कि सबके अंदर आई ए आई ही हो, सबके अंदर आई बी आई ही हो, सॉरी आई ए ही हो, या आई बी ही हो। किसी के अंदर आई भी बन सकता है, किसी के अंदर आई मिल सकता है, ठीक है। ऑकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है। तो कई बार अभी हम लोग देखते हैं वन इनहेरिटेंस ऑफ जीन में हम लोग देखा था, सॉरी वन जीन इनहेरिटेंस में, कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल जीन जो है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन. It has two alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by capital B homozygous, and therefore large starch grains are produced. ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो पी सीड्स के अंदर जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है वो एक जीन से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसके दो एलील्स हैं, एक कैपिटल बी और स्मॉल बी है। अगर कैपिटल की होमोजाइगस कंडीशन है, तब तो जो स्टार्च की सिंथेसिस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और बड़े बड़े स्टार्च के ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, स्मॉल बी होमोजाइगोट्स हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर ग्रेन्स। अगर स्मॉल बी का कंडीशन है तो उस केस में जो स्टार्च की एफिशिएंसी है प्रोड्यूस होने की वो कम हो जाती है और छोटे छोटे स्टार्च के ग्रेन्स जो है वो सीड के अंदर बनते हैं। After maturation of the seeds, capital BB seeds are round and the small bb seeds are wrinkled. तो जब सीड्स मैच्योर हो जाते हैं तो जिनका जो फिनोटाइप है वो कैपिटल बीबी है, तो उसके जो सीड्स हैं, सॉरी जीनोटाइप जिसके कैपिटल बीबी है, तो उसका जो सीड है वो बिल्कुल राउंड दिखता है, और जिसका स्मॉल बीबी है वो रिंकल्ड हो जाता है। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलील। जो हेट्रोजाइगोट है वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, राउंड सीड, और कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट है। बट द स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स, सो स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला हेट्रोजाइगोट है उसमें जो स्टार ग्रेन की जो साइज है वो इन बिटवीन है, ना वो कैपिटल बी वाले की तरह बड़ी है ना ही स्मॉल बी वाले की तरह छोटी है, मिडिल की है, ठीक है। तो इसको अगर स्टार्च ग्रेन को एक केस की तरह कंसिडर किया जाए, क्लॉज की तरह कंसिडर किया जाए, तो क्या होगा, इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये एलील क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। यानी कि अब तक हम लोगों ने देखा था कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी थे तो सब वो भी प्लांट क्या थे, टॉल थे, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की जाए। लेकिन यहाँ पे कैपिटल बी या स्मॉल बी होने के बावजूद भी जो स्टार्च के ग्रेन की साइज है वो क्या है, इन बिटवीन है। या फिर जो स्नैपड्रैगन के फ्लावर हैं वो कैसे हैं, न ही रेड है न ही व्हाइट, वो कैसे हो गए, पिंक हो गए। Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. तो डोमिनेंस कोई ऑटोनॉमस फीचर नहीं है कि जो जीन के पास की या प्रोडक्ट के पास उसका इंफॉर्मेशन है वो वही चीज ही प्रोड्यूस करेगा। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज नॉट on the particular phenotype that we choose to examine. In case more than one phenotype is influenced by the same gene. यानी कि कई फिनोटाइप्स में एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। से पहले एक बार पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और नाम देते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेट होना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द टू एलील्स ऑफ ए जीन मस्ट सेग्रीगेट। यानी जब भी गैमीट बनेंगे तो किसी भी जीन के दो एलील को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आई और आई है, तो जब गैमीट बनेगा तो इस आई और इस आई को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्या है, 4 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। दो ये है
सॉरी 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 4 गलत है कहना, एक कैपिटल टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी को, एक कैपिटल वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्मॉल वाई को, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो कैपिटल टी वाला है वो एक तरफ आ गया, जो स्मॉल टी वाला है वो एक तरफ आ गया। अब जब गैमीट बनेगा तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी अलग अलग गैमीट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देयर इज नो एक्सेप्शन टू द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का 2 एक्सेप्शन हम लोग ने पढ़ लिया, एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक था कोडोमिनेंस, लेकिन ये जो सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जब देखिए गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा कि ये रेड वाला देख लेते हैं, ठीक है, और ये ग्रीन वाला है। तो ये रेड वाला जब गैमीट बनेगा यानी मियोसिस 1 होगा तो रेड वाला एक गैमीट में चला जाएगा, ग्रीन वाला एक गैमीट में। उसी तरह यहाँ पे पर्पल और ब्लू वाले हैं, तो इन दोनों के बीच में भी सेग्रीगेशन होगा। तो सेग्रीगेशन होने में एक वाले में पर्पल वाला चला जाएगा, एक वाले में ब्लू वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले सेल का केस हम लोग देख रहे हैं, इसका नहीं, ठीक है। अब जब इनके अंदर मियोसिस सेकंड होगी तो मियोसिस सेकंड होने के बाद जब 2 गैमीट्स बनेंगे तो हाफ क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, हाफ इधर, इस वाई वाले का हाफ इधर चला जाएगा, हाफ इधर। In every individual, a gene with 2 alleles are present. Segregation means to separate. ठीक है, तो 2 alleles डिप्लॉयड, सारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द 2 alleles ऑफ ए जीन मस्ट सेग्रीगेट टू मूव इनटू डिफरेंट गैमेट्स। यानी जब भी सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के समय में एक जीन के 2 एलील को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। This law is also called the law of purity of gametes because during gamete formation only 1 allele of a gene comes. इसको law of purity of gametes क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों गैमेट्स को ध्यान से देखिए, इसमें एक ही तरह का एलील जो है वो आया है, ठीक है। यानी हमेशा जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एक जीन से एक ही एलील जो है वो गैमेट के अंदर आएगा। In the diagram, there are 2 pairs of homologous chromosome which separate from each other during meiosis 1. ये डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन अभी मैंने किया कि ये 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि क्या है, meiosis 1 के टाइम पे एक दूसरे से सेपरेट होंगे। In meiosis first 2 cells will be formed in which cell 1 chromosome will go and in cell 2 another chromosome will be gone, ठीक है। यानी जब मियोसिस 1 होगा तो 2 सेल बनेंगे, उसमें एक क्रोमोसोम एक में, दूसरा वाला दूसरे के अंदर जाएगा, ठीक है। सेम विल हैपन विद द अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, वही सेम चीज इन दोनों के साथ भी होगी। इन मियोसिस 1 एट द एनाफेज स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम विल सेपरेट विद ईच अदर। यानी जब मियोसिस 1 का एनाफेज स्टेज आएगा तो दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। In meiosis second, chromosomes are teared apart in the middle and move to 2 different cells. The separation of these chromosomes is called segregation. जब meiosis 2 की स्टेज आएगी तो क्रोमोसोम्स जो है वो बीच में से फट जाएंगे और फटने के बाद 2 अलग सेल्स के अंदर चले जाएंगे और इसी क्रोमोसोम्स के सेपरेशन को क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन। If law of segregation is not followed, a individual suffer from genetic disorder in which there is non-disjunction of chromatids. अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो ना करें तो ऐसे इंडिविजुअल यानी जिसके अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं होता है तो इनको किसी न किसी तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, यानी कि यहाँ पे जो ये क्रोमैटिड्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं होते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमैटिड्स। नॉन डिसजंक्शन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बट इट कॉजेज डिजीजेज लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो जैसे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन थे, लेकिन ये जो जेनेटिक डिजीज हैं ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे बस ये चीज समझाया गया है कि अगर क्रोमोसोम जो है सेपरेट नहीं होंगे एक दूसरे से, अगर वो जुड़े हुए चले जाएंगे एक सेल में एक साथ
तो इससे इंडिविजुअल को जेनेटिक बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। तो ये लॉ का एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही केस देख लेते हैं, 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो सेपरेशन के टाइम पे क्या होना चाहिए, 2 गैमीट्स बने, एक में ये चला गया, एक में ये चला गया। अब ये जो दोनों पेयर हैं, जब इनके बीच में सेग्रीगेशन होगा तो क्या होगा, एक को इधर जाना चाहिए, एक को इधर, दोनों में से कोई भी इधर उधर जा सकता है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो गए, एक ही सेल में हो चले गए। तो इससे क्या हुआ, एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा हो गए, एक के अंदर कम हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 में क्या बन गया, F2 में क्या बनेगा, कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के को सेल्फ क्रॉस करा देंगे तो ये तीनों बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। यानी कि एलील्स कभी भी कोई ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, और जो दोनों भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो डोमिनेंट वाला हो या रेसेसिव वाला हो, वो रिकवरी जो है वो F1 नहीं तो F2 जनरेशन में हो जाती है। F1 जनरेशन में डोमिनेंट वाला ही आएगा, F2 वाले में दोनों ही एलीज जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ 2G। यहाँ पे मेंडल ने 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स को लेके स्टडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्या लिया था, एक सीड को लिया राउंड और येलो और दूसरे को लिया रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका अल्फाबेट वाला कैसे लेते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि जो डोमिनेंट वाले का अल्फाबेट होगा वही स्मॉल वाले में स्मॉल फॉर्म में रेसेसिव वाले के लिए लिखेंगे, ठीक है। जैसे अब कैपिटल आर राउंड के लिए है तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल w नहीं लिखेंगे, ठीक है। या येलो के लिए कैपिटल वाई लिख रहे हैं तो ग्रीन के लिए g नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो यहाँ कैपिटल है उसी का स्मॉल वर्जन यहाँ लिख देंगे। तो कैपिटल आर आर वाई वाई, स्मॉल आर वाई वाई, ठीक है। अब गैमीट्स क्या बनेंगे, आर वाई, और इससे क्या बनेगा, स्मॉल वाई। अब दोनों फ्यूजन होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जो बना है ये 2 कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये इसके जो प्लांट्स होंगे F1 जनरेशन के वो कैसे होंगे, उनके पास सबके सब राउंड और येलो सीड्स होंगे। और ये क्या होगा, ये डाई हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड शो कर रहा है। जैसे मोनो हाइब्रिड इससे पहले हम लोग पढ़े थे, इसीलिए ये जो क्रॉस है जिसमें कि 2 कैरेक्टर्स की हाइब्रिड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जो जनरेट हो रहा है उसे क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गैमीट से समझ लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई। जब गैमीट बनेगा तो एक में ये जाएगा, ठीक है। दोनों 2 है तो कोई एक जाएगा, इसमें से भी कोई एक जाएगा। ऐसे स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों में से एक एक गैमीट जो है वो जाएंगे, ठीक है। The cross which generates a dihybrid is called a dihybrid cross। यानी वो क्रॉस जिससे कि डाईहाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं उस क्रॉस को क्या कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इससे। Mendel also worked with and crossed pea plants that different in 2 characters as is seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that has seeds of green color and wrinkle shape, ठीक है। यहाँ पे मेंडल ने 2 वैरायटी के पी प्लांट को क्रॉस कराया है, एक जिसके सीड राउंड और येलो थे, दूसरे जिसके ग्रीन और रिंकल थे। मेंडल फाउंड द सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड्स। तो F1 जनरेशन में क्या मिला, मेंडल को सारे ऐसे सीड्स मिले जो कि राउंड और येलो थे। Here you can tell which of the characters in the pairs yellow or green color and round or wrinkle shape was dominant, ठीक है। अब तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा। Thus yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkle। येलो किसके ऊपर डोमिनेंट था, ग्रीन के ऊपर,
और राउंड किसके ऊपर डोमिनेंट था, रिंकल्ड के ऊपर। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid crosses between yellow and green seeded plants and between round and wrinkled seeded plants. तो ये रिजल्ट्स मेंडल के बिल्कुल वैसे मिल रहे थे जैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड्स तैयार किए थे, जब उन्होंने एक राउंड और रिंकल्ड पौधे के बीच में मेटिंग कराई, फिर एक येलो और ग्रीन वाले के बीच में कराई, तो अलग अलग वाले में भी वही रिजल्ट मिला। जब डाई हाइब्रिड कराया तो भी रिजल्ट मोनोहाइब्रिड से ही सेम आए थे। Let us use the genotype symbols capital Y for dominant yellow seed color and small y for recessive green seed color, capital R for round shape seeds and small r for wrinkle seed shape। तो ये समझ में आ गया। कैपिटल Y जो है येलो कलर के लिए रिप्रेजेंट करेगा, वो जो डोमिनेंट है, स्मॉल y रेसेसिव ग्रीन कलर को, कैपिटल R राउंड शेप को, और स्मॉल r किसको करेगा, रिंकल शीट शेप को। The genotype of the parents can then be written as capital RR, small capital YY and small RR, small y। तो genotype कैसे लिखा जाएगा वो तो बता दिया। The cross between the two plants can be written down as in figure 5.7। ये figure 5.7 है। capital RR, capital YY, small RR, small y, capital RY, small RY, सीड कैसे बन गया, राउंड येलो RR YY। अब पनेट स्क्वायर देख के इससे इन गैमीट से कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। द गैमीट्स RY कैपिटल RY एंड स्मॉल RY यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, तो ये हमारा गैमीट बन गया F1 वाला। ठीक है, When Mendel self-hybridized the F1 plants, he found that 3/4 of the F2 plants had yellow seeds and 1/4 had green। तो जब RY के बीच में जब सेल्फ क्रॉस हुआ, ठीक है, तो ये मेंडल को पता लगा कि जो 3/4 थे F2 प्लांट वो येलो सीड वाले थे और 1/4 कैसे थे, ग्रीन। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड इन अ 3:1 रेशियो, यानी येलो और ग्रीन वाले सेपरेट कौन से रेशियो में हुए, 3:1 के। Round and wrinkle seed shape also segregated in a 3:1 ratio just like in a monohybrid cross। वही चीज राउंड एंड रिंकल वालों के साथ भी हुआ, वो भी 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हुए जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हो रहे थे। ठीक है, तो ये जो गैमीट्स हैं ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इनका सेल्फ क्रॉस करा देंगे तो गैमीट्स क्या मिलेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, तो ये चारों गैमीट्स बनने के चांसेस क्या होंगे, 25%। ठीक है, 25% इन दोनों के, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50% बनने के इनके चांसेस, 50% इसके। यानी जब ये सेपरेट होंगे कैपिटल R और स्मॉल r, तो कैपिटल R स्मॉल r एक में जा सकता है, कैपिटल Y स्मॉल y इसके साथ जा सकता है, या फिर कैपिटल स्मॉल y इसके साथ जा सकता है, कैपिटल Y इसके साथ जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो 50-50% और इंडिविजुअली देखा जाएगा तो इन गैमीट्स के 25% बनने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राउंड येलो कितने मिलेंगे, 9, राउंड ग्रीन कितने मिलेंगे, 3, रिंकल येलो कितने मिलेंगे, 3, और रिंकल ग्रीन कितने मिलेंगे, 1। ठीक है, एक ही रेसेसिव मिलेगा, बाकी सब ठीक है सही मिलेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ मेल गैमीट है, एक तरफ फीमेल गैमीट। आई होप यू आर गेटिंग understood everything whatever I am teaching. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.